तो शुरू करते हैं अवध इन रिवोल्ट से। यहाँ आपका पहले एक लाइन दी है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा हमारे लिए डिजायरेबल हो, वैल्यूएबल हो, वो बिना किसी एफर्ट के आसानी से प्राकृतिक तौर पे फ्यूचर में हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब अगर हम पेशेंटली वेट करें तो एक अच्छे मौके के लिए या किसी रिवॉर्ड के लिए, तो वो अपने आप हमारे पास आ जाता है। जैसे एक पकी हुई चेरी जो है वो सीधी आपके मुंह में गिरेगी अगर वो बिल्कुल तैयार हो गई है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डिस्क्राइब किया जो किंगडम था अवध का, बिल्कुल एक चेरी की तरह जो अपने आप आपके मुंह में आके गिर जाएगा अगर वो तैयार हो गया। और हुआ भी ऐसा ही। 5 साल बाद 1856 में जो किंगडम था वो फॉर्मल तौर पे जीत लिया गया ब्रिटिश एम्पायर। अब ये जो उन्होंने जीत हासिल करी, एक तरह से उन्होंने अपना जो कंट्रोल लिया, वो भी स्टेजेस में हुआ। सब्सिडायरी अलायंस जो है वो लागू कर दिया गया था अवध पे 1801 में। अब ये सब्सिडायरी अलायंस होता क्या है? सब्सिडायरी अलायंस जो है एक ऐसा सिस्टम था जिसको डिवाइस किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 में। जो भी कोई इस अलायंस में एंटर करेगा ब्रिटिश के साथ, उसको उनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब क्या थे? ब्रिटिश जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि अपने अलाय को, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जो भी थ्रेट होगा, जो भी कोई खतरा होगा उसकी पावर के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम वो ब्रिटिश करेंगे। जो अलाय का टेरिटरी होगा, एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वहां ब्रिटिश आर्म जो है उनकी अपनी ट्रूप्स जो है तैनात कर दिए जाएंगे। एलाय को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे ताकि इनकी एलाय जो ट्रूप्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। और अगर एलाय किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है किसी और रूलर के साथ, या कोई भी वॉरफेयर होती है उसमें अगर ये शामिल होता है, तो वो तभी हो सकता है जब ब्रिटिश की परमिशन होगी। तो इतनी सारी कंडीशंस उन्होंने सब्सिडायरी अलायंस में लगा दी। एक तरह से अपना कंट्रोल उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। अब ये जो टर्म्स थी इस अलायंस की, उससे नवाब जो है उनको अपनी मिलिट्री फोर्स जो है खत्म करनी पड़ी। ब्रिटिश को अलाउ करना पड़ा कि उनके जो ट्रूप्स हैं वो हमारे किंगडम में आके अपनी पोजीशन ले लें, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उसकी सलाह पर, जो कि उनके कोर्ट में अब अटैच कर दिए गए थे, उनकी सलाह पर उनको काम करना था। यहाँ जो रेजिडेंट है इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डेजिग्नेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे गवर्नर जनरल के, जो स्टेट में रहेगा पर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं होगा। अब जब एक तरफ नवाब अपनी आर्म फोर्सेस से महरूम हो गए, तो उनकी जो डिपेंडेंसी थी ब्रिटिश के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अपने किंगडम के अंदर, वो तो और ज़्यादा बढ़ गई। अब ना तो वो कंट्रोल कर पा रहे थे अपने जो बागी चीफ थे या तालुकदार थे उनके ऊपर। इतने बीच में ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है अवध की वो एक्वायर कर लें। उनको लगा कि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है इंडिगो और कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, और ये रीजन जो है जिस तरह से लोकेटेड है, जहाँ पे ये लोकेटेड है, उसके हिसाब से इसको प्रिंसिपल मार्केट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है अपर इंडिया के। शुरुआत में 1850s में सारे मेजर एरियाज जो इंडिया के थे उनको जीत लिया गया। मराठा लैंड हो, दोआब हो, कार्नेटिक हो, पंजाब है, बंगाल है, सब पे इन्होंने अपना कब्जा धीमे धीमे कर लिया। जब ये अवध पे कब्जा हुआ है 1856 में, तो ये एक तरीके से लग रहा था कि जो एक उनका प्रोसेस चला था क्षेत्रों को अपने अंदर लेने का, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी एक सदी पहले, वो जो है एक तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ दूसरा पॉइंट है, लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। इसको जो इन्होंने दिया है ये एक तरह का मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें एक टाउन की कंपैरिजन लिविंग ह्यूमन बॉडी से कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जो जीत हासिल करी या कब्जा किया, उससे असंतोष होने लग गया सारे एरियाज और प्रिंसिपैलिटीज में। वो एरियाज जो प्रिंस रूल कर रहे थे, जिनके ऊपर जो ब्रिटिश था वो अपना कंट्रोल करता चला जा रहा था, पर जितना और जगहों पे हुआ उससे कहीं ज्यादा हुआ किंगडम ऑफ अवध में, जो कि बिल्कुल हार्ट में था नॉर्थ इंडिया के। यहाँ नवाब वाजिद अली शाह जो है, इनको उनके तख्त से उतार दिया गया और उनको निकाल दिया गया लखनऊ से, और उनको भेज दिया गया कलकत्ता, इस बात को कह के कि ये जो रीजन है इस यहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ बहुत गलत एज्यूम करी कि वाजिद अली शाह जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फेमस रूलर नहीं है,
बल्कि इसका ऑपोजिट था। वो बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते थे और जब उन्होंने अपना लखनऊ छोड़ा तो बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ कानपुर तक गए, गाने गाते गए दुख भरे। ये जो एक चारों तरफ ग्रीफ का यानी दुख का, लॉस का, नवाब को निकाले जाने का जो एक फील था, एक जो रोष था लोगों में, उसको उस टाइम के बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनमें से एक ने लिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ जो है वो बॉडी से निकल गई है और ये जो टाउन की बॉडी है वो बिल्कुल बेजान की तरह रह गई है। मतलब क्या कहने का है कि टाउन जो है वो बिल्कुल एम्प्टी, डेड, डिजर्टेड हो गया है, ऐसा जैसे बिल्कुल बॉडी जो है विदाउट लाइफ होती है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो रह गए हैं, लेकिन जो लोग हैं, कल्चर हैं, एक्टिविटी है जो उसको जान देते थे वो एक तरह से सब चली गई है। तो एक तरह से राजा का निकलने का मतलब था कि एक तरह से उस शहर की जान चली गई। कोई स्ट्रीट, मार्केट या घर जो है ऐसा नहीं था जहां से रोया नहीं हो कोई दुख में कि उनके जो जाने आलम थे उनको यहाँ से सेपरेट किया जा। तो एक फोक सॉन्ग जो है वो लोगों ने दुख भरा उस टाइम पे गाया था, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले लीनो। मतलब जो बाहर से ये जो अंग्रेज लोग आए इन्होंने हमारी कंट्री पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से जब नवाब छोड़ के गए तो एक और सॉन्ग था जिसको लोगों ने दुख भरा गाना जो है उनके लिए गाया या उनके लिए जो बना था वो मेनली ये था कि ये जो सॉन्ग इन्होंने बनाया ये इसमें पैट्रियोटिज्म और सैडनेस दोनों दिखाता है कि लोग जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे थे जब उनके जो लीडर हैं वो अपनी कंट्री छोड़कर चले गए। मतलब एक दौर का अंत हो गया या जो राज्य था उसका एक तरह से पतन हो गया। तो इस सॉन्ग में मेनली बताया गया है पेन और सेपरेशन रूलर का और जो उनकी प्रजा थी उनके बीच का। ये बताता है एक सेंस लॉस का, जहां रूलर जो है वो यहाँ से चला गया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जो नेशन है उसकी जो सोल है वो इसमें से निकल गई हो। तो ये जो एक भावुक तौर पे राजा का निकालना था ये और ज्यादा वर्स हो गया जब इमीडिएट मटेरियल लॉसेस हुए उसके बाद। मतलब नवाब तो हटा ही गए, साथ ही साथ जो उनका कोर्ट था, उनका कल्चर था, वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जितने भी लोग थे दरबार में, म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिसंस, कारीगर जो थे, कुक्स, रिटेनर्स, सेवक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल सबके सब जो हैं वहां से हटा दिए गए। तो सबकी जो एक जीविका चल रही थी वो खत्म हो गई। फिर आता है फिरंगी राज और एंड ऑफ अ वर्ल्ड। ये जो एक लगातार दुख भरी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अवध के अंदर, उससे जो प्रिंस थे वहां के, तालुकदार, पीजेंट और सिपाही, सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए। अलग अलग तरीकों से उन्होंने ये पहचाना कि जो फिरंगी राज है वो जो है उनकी दुनिया को एक तरह से खत्म कर रहा है। उन चीजों को जिसको वो वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट करते थे और अपना मानते थे, हमारी वो दुनिया आके खत्म करने वाले ये फिरंगी है। एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो कह सकते हैं इमोशंस का, इश्यूज का, ट्रेडिशंस, लॉयल्टीज, सब ने जो है एक साथ मिलके किसकी शुरुआत हुई, जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 की। अवध में सबसे ज्यादा, और जगहों पे इतना नहीं हुआ जितना अवध में हुआ, कि रिवोल्ट जो है वो एक तरह का एक्सप्रेशन बन गया। जो बाहर के फिरंगी लोग आए थे, एलियन ऑर्डर जिसे कह रहे हैं, उसके लिए जो विरोध हुआ वो सबसे ज्यादा अवध में देखने को मिला और जगहों के मुकाबले। अब ये जो एनेक्सेशन हुआ, एनेक्सेशन यानी कि जो कब्जा हुआ, इसने खाली नवाब को ही नहीं अपनी जगह से हटाया, इसने जो यहाँ के तालुकदार थे इस एरिया के, उनसे भी एक तरह से सब कुछ छिन गया। कंट्री साइड जो रूरल एरिया था अवध का, वहां पर बहुत सारे एस्टेट्स थे, फोर्ट्स थे तालुकदार के, और कई जनरेशन से ये जो है लैंड को और पावर को कंट्री साइड में कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिटिश के आने से पहले तालुकदार ही थे जो मेंटेन कर रहे थे इन आर्म्ड रिटेनर्स को, बिल्ट कर रहे थे जो फोर्ट्स हैं उनको, और बहुत ज़्यादा जो एक छूट होती है उसको एंजॉय करते थे। जब तक उन्होंने नवाब की जो एक टॉप पोजीशन है, अपर हैंड है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था और जो उनके ताल्लुक थे उनके रेवेन्यू पे करते थे। कुछ जो बड़े ताल्लुकदार थे उनके पास लगभग 12,000 के करीब पैदल सवार थे, और जो पैदल सेवक होते हैं सोल्जर्स में,
और जो छोटे वाले थे उनके पास लगभग 200 के करीब थे। ब्रिटिश जो है तालुकदार की जो पावर्स थी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने कब्जा किया, तालुकदार को सबसे पहले उनके जो सेवक थे, यानी जो उनकी सेना उन्होंने अपनी रेडी कर रखी थी, उसको हटाया और उनके जो फोर्ट्स थे उनको तबाह कर दिया। फिर इसके बाद जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई, उसने उनकी पोजीशन और अथॉरिटी जो तालुकदार की थी वो और कम कर दी। सबसे पहले कब्जे के बाद ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको कि समरी सेटलमेंट बोला गया 1856 का, और वो इस अजम्पशन पर आधारित था कि तालुकदार जो हैं वो एक तरह से घुसपैठिए हैं, उनका कहीं पर भी परमानेंट स्टेक नहीं है लैंड में, यानी कि उन्होंने ज़्यादा जो है कंपनी का पैसा देके एक तरह से ज़मीन को ले रखा है, इनके पास कोई भी, ये घुसपैठिए हैं। इन्होंने अपना जो कंट्रोल कर रखा है लैंड के ऊपर वो फोर्स और फ्रॉड की उससे कर रखा है, मतलब ये जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, धोखेबाजी से इन्होंने जो है कब्जा कर रखा है। तो जो समरी सेटलमेंट था उसका मेन पर्पस ही यही था कि रिमूव करना है तालुकदार को जहां कहीं भी हो पॉसिबल। जो फिगर्स हैं प्री ब्रिटिश टाइम की वो बताती हैं कि तालुकदार के पास 67% जो है टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे अवध में, लेकिन समरी सेटलमेंट के बाद ये नंबर जो है नीचे आ गया 38% तक। जो तालुकदार थे सदन अवध के, वो सबसे ज्यादा उनको हिट हुआ और उनकी आधे से ज्यादा जो गांव थे उनके पास, जो उन्होंने पहले से उनके कब्जे में थे, वो सब जो है उन्होंने खो दिए। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स ये मानते थे कि इन तालुकदार को हटाने से वो जो है लैंड सेटल कर पाएंगे जो एक्चुअल ओनर्स हैं सॉइल के, उनके साथ, और उससे जो लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसानों का उसको कम किया जाएगा, साथ ही साथ रेवेन्यू रिटर्न्स जो है स्टेट के लिए वो और बढ़ जाएंगे। पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जो रेवेन्यू फ्लो था स्टेट के लिए वो तो बढ़ गया, पर जो डिमांड थी उसका जो एक बोझ था किसानों के ऊपर वो नहीं कम हुआ। ऑफिशियल्स को लगा कि ये जो बड़े बड़े एरियाज हैं अवध के, ये एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा मूल्यांकन से ज्यादा आंका गया है। अगर जो रेवेन्यू डिमांड की बढ़त हुई कुछ प्लेसेस में वो 30 से 70% कर दी गई। तो ना तो तालुकदार ना ही किसान, उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि इस कब्जे के बाद वो खुश हो पाए। ये जो डिस्पोजिशन हुआ तालुकदार से, मतलब जो उनके हाथ से छिन गया सब कुछ, उसका मतलब था कि पूरा का पूरा जो सोशल ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं उसका ब्रेक डाउन हो गया। जो लॉयल्टी, जो पैट्रोनेज, सपोर्ट, जिसके कारण जो पीजेंट थे, किसान थे, वो तालुकदार से जुड़े हुए थे, वो सब टूट गए, यानी बाधित हो गए। ब्रिटिश से पहले तालुकदार वैसे तो ऑपरेसर्स थे, पर इनमें से बहुत से ऐसे थे जो बहुत अच्छे भी थे, फादर फिगर जैसे थे। वो कहने को बहुत सारे ड्यूज जो है पीजेंट से लेते थे, पर कई बार जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा डील भी दे देते थे। लेकिन अब ब्रिटिश के अंडर क्या था, पीजेंट डायरेक्टली किसके सामने थे, जो ओवर असेसमेंट हो रहा था रेवेन्यू का, वो, और जो इनफ्लेक्सिबल मेथड्स थे कलेक्शन से, उस डायरेक्टली उनको वो फेस करना पड़ रहा था। पहले जब तालुकदार या जमींदार बीच में होते थे तो पीजेंट डायरेक्टली नहीं उनसे कांटेक्ट में थे। अब कोई गारंटी नहीं थी कि अगर आपको बाई चांस तकलीफ होती है, परेशानी आती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, जो रेवेन्यू डिमांड है स्टेट की वो ना तो रिड्यूस होगी, ना कलेक्शन को पोस्टपोन किया जाएगा। या अगर फेस्टिवल का टाइम है और पीजेंट्स को जो है लोन मिल जाएगा या सपोर्ट मिल जाएगा जैसा कि तालुकदार पहले उनको प्रोवाइड करते थे, अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। कुछ एरियाज जैसे अवध जैसे थे जहां रेजिस्टेंस जो है 1857 के दौरान बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत लंबी थी। ये जो फाइटिंग है बेसिकली किसने करी थी, तालुकदार और उनके जो किसान थे उनके कारण। बहुत से तालुकदार जो कि लॉयल थे नवाब ऑफ अवध को, उन्होंने ज्वाइन किया बेगम हजरत महल को, जो कि वाइफ थी नवाब की, लखनऊ में, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके, और कुछ उनकी हार तक जो है उनके साथ रहे। जो दुख दर्द तकलीफें पीजेंट्स की थी वो सिपाही लाइन तक पहुंच गई, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी जो सिपाहियों की थी वो रिक्रूट कहाँ से हो रहे थे, अवध के गांव से ही। तो दशकों से जो सिपाहीज हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हमारी जो पे लेवल है वो बहुत कम है, हमें जो है छुट्टी मिलने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन 1856 तक बहुत और भी रीजंस डेवलप हो गए थे उनके असंतोष के।
जो रिलेशनशिप था सिपाहीज का उनके सुपीरियर्स ऑफिसर्स जो वाइट ऑफिसर्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बहुत साल पहले तक ऐसा रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में नहीं था। 1820s तक वाइट्स ऑफिसर जो है वो मैं एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखते थे सिपाहीज के साथ। वो उनकी जो लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उनमें फिजिकल स्पोर्ट्स हो गए, तलवारबाजी हो गई या शिकार हो गया, इनके साथ वो ज़रूर जाते थे, क्या आपस में खेलते थे। बहुत से हिंदुस्तानी बड़ी फ्लुएंट बोलते थे, उनके कस्टम्स और कल्चर जो हैं कंट्री के उनसे बड़े फेमिलियर थे। तो ये जो ऑफिसर्स थे ये डिसिप्लिन भी थे और फादर फिगर के भी जैसे थे। मतलब एक तरफ स्ट्रिक्ट भी थे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, बैलेंस पर्सनालिटी लेके चलते थे। लागू करना है अगर डिसिप्लिन ऑर्डर तो वो भी लागू करते थे, पर साथ ही साथ कंसर्न भी दिखाते थे, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको ये सुपरवाइज करते थे उन लोगों के प्रति थोड़ा सहानुभूति भी रखते थे। पर 1840s के बाद तो सब चेंज होना शुरू हो गया। अब ऑफिसर्स में एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी डेवलप होने लग गई और वो सिपाहियों को एक रेशियल इंफीरियर के तौर पर देखने लग गए। उनकी जो भी सेंसिबिलिटीज होती है, मतलब उनकी जो संवेदनशीलता होती है, उसके प्रति इन लोगों को कोई भी दया नहीं थी। बहुत असभ्य तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। एब्यूज करना, फिजिकल वायलेंस, ये बहुत आम हो गया था और इसी वजह से जो सिपाही और ऑफिसर्स थे उनके बीच का डिस्टेंस काफी बढ़ गया था। ट्रस्ट जहां एक तरफ था वहां पर शक होने लग गया था। तो ये जो ग्रीस्ड कार्टेज का एपिसोड हुआ, ये इसी का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये आपका सोर्स 4 है, तालुकदास क्या सोचते थे। यहाँ पर हनुमंत सिंह जो कि राजा थे काला काकड़ रायबरेली के पास, उनका जो है एक एटीट्यूड दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जो है, जिस समय रिवोल्ट हो रहा था, बगावत हो रही थी, उस वक्त हनुमंत सिंह ने कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपने यहाँ शेल्टर दिया और उनको सफलतापूर्वक जो है आसानी से उस रिवोल्ट से बचा लिया। जब वो उस ऑफिसर को छोड़ रहे थे तब हनुमंत सिंह ने उनसे क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपके जो लोग थे वो हमारी जमीन पे घुस गए और हमारी ही कंट्री में आके हमारे राजा को बाहर निकाल दिया। आपने अपने ऑफिसर्स को भेजा डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्जामिन करने के लिए कि जो हम लोगों के लैंड के पेपर्स थे, प्रॉपर्टी पेपर्स जो थे, उनको चेक करने के लिए आपने भेजा और ये डिसाइड करा कि किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी। आपने एक ही झटके में हमसे, हमारी जो अभी तक इतनी जनरेशन से हम उस लैंड पे रहते आ रहे थे, आपने हमसे वो छीन ली। पर तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना हमने उस चीज के लिए आवाज उठाई। अब अचानक से परेशानी जब आप पर आई और जो उसी जमीन के लोग थे वो आपके खिलाफ हो गए हैं, तो आप मेरे पास आए हैं, मैं उस इंसान के पास आए हैं आप हेल्प के लिए जिस इंसान की जमीन आपने हद से छीन ली थी। पर तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जब उन्होंने उनको निकाल दिया वहां से सेफली, तब उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं जो हूं अपने उन्हीं रेबेलियंस का हाथ ज्वाइन करूंगा, उन्हीं के साथ जाऊंगा और पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा कि आप जो है हमारी कंट्री से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप हमारे जो है एक तरह से दुश्मन हैं जिन्होंने हमसे हमारी जमीनें छीन ली। हम चाहते हैं ब्रिटिश जो है हमारी कंट्री से बाहर चले जाए। ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली, कि बहुत क्लोज लिंक जो है वो एग्जिस्ट करते थे सिपाहियों और जो रूरल वर्ल्ड था नॉर्थ इंडिया उनके बीच में। बहुत बड़ी संख्या में जो सिपाही थे बंगाल आर्मी के, वे रिक्रूट किए गए थे गांव जो अवध के थे वहां से या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के। इसमें से बहुत से ब्राह्मण्स थे या अपर कास्ट को बिलोंग करते थे। अवध को अपने आप में नर्सरी कहा जाता था बंगाल आर्मी का। जो चेंजेस जिससे जो फैमिलीज थी सिपाहियों की, जिन्होंने जो चेंजेस उन्होंने अपने आसपास देखे और जो एक तरह से धमकियां उनको मिलने लगी, उससे क्या हुआ, जो सिपाहियों की लाइन थी वो भी बहुत जल्दी बदल गई। अब जो सिपाहियों को घबराहट थी नए कार्ट्रिज को लेकर, उनकी जो तकलीफें थी भाई छुट्टियों को लेकर, या उनके जो साथ मिसबिहेवियर हो रहा था, रेशियल तौर पे उनके साथ शोषण हो रहा था वाइट ऑफिसर्स द्वारा, उसकी जो एक अंदर से घृणा होती है, एक जो तकलीफ होती है, वो जो है गांव तक पहुंच रही थी। तो ये जो लिंक था सिपाहियों का और जो गांव की दुनिया का, इसके बहुत ज्यादा असर देखने को मिलते हैं जो अपराइजिंग हुई है उसमें। जब
सिपाहियों ने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को मानने से मना कर दिया और हथियार उठा लिए। उनको फिर बहुत जल्दी किसने ज्वाइन किया? जो उनके गांव के भाई बंधु थे उन लोगों ने। हर जगह से जो किसान थे वो शहरों में आ गए और फिर ये जो सोल्जर्स और जो साधारण लोग थे उन टाउन्स के, सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस रिवोल्ट को अंजाम दिया।